गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग डाल लेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये थर्ड चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग डाल लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए पहले बात तो करंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज rate of flow of charge is called current. Rate of flow of charge is called current. समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, ये कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो इसके किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को पकड़ लीजिए। क्रॉस सेक्शन होता है ना ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला एरिया, ठीक है। या यहाँ से काट देंगे तो यहाँ भी इस तरह दिखेगा, अगर यहाँ से काट देंगे तो इस तरह का यहाँ भी दिखेगा सामने से, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप पकड़ लीजिए। मान लीजिए यहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने पकड़ लिया। मान लीजिए कि यहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने पकड़ लिया, इस एरिया को, ठीक है। तो इस एरिया से मान लीजिए कि Q चार्ज गुजर रहा है T टाइम में। Q चार्ज गुजर रहा है T टाइम में। Q चार्ज गुजर रहा है T टाइम में। लेट Q चार्ज इज फ्लोइंग, charge q, let charge q flows in time t. Let charge q flows in time t. मतलब t टाइम में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, t टाइम में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, इस मतलब जैसे मान लिया जाए कि हम देख लिए कि टाइम स्टॉप वॉच ऑन कर दिए t = 0 पे, और t = 5 सेकेंड पे हम देख लिए कि कितना चार्ज इधर से गुजरा, हम देख लिए कि कितना चार्ज गुजरा। तो यहाँ पे t = t टाइम पे मान लिए कि चार्ज q फॉलो किया। तो जो I एवरेज हो जाएगा ना, एवरेज करंट, तो जो I = हो जाएगा एवरेज करंट हो जाएगा ना, तो जो एवरेज करंट हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा ना I = हो जाएगा Q/T। मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। देखिए ना, टी टाइम में Q गया तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा Q/T, तो यही हो जाएगा आपका एवरेज करंट। अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, I = dQ/dt। I = क्या हो जाएगा dQ/dt। अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, I = dQ/dt। चलिए इसको लिख लीजिए, ये एवरेज करंट हो जाएगा। टी टाइम में Q गया तो Q/T। यहाँ देखें DQ, ये छोटा सा चार्ज है, ये DQ छोटा सा चार्ज है इन छोटे से टाइम में। ये dt बहुत छोटा होता है, डिफ्रेंसिएशन में पढ़े होंगे। dt का मतलब वेरी वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। dq का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। तो छोटा सा चार्ज छोटे से समय में गया तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, I हो गया। तो I = क्या हो गया dQ/dt। चलिए लिख लीजिए, चलिए लिख लिए। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट,
डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is same as the direction of current is same as the direction of is same as the is same as the direction of flow of direction of flow of positive charge and opposite to the positive charge and opposite to the direction of flow of and opposite to the direction of flow of नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझिएगा, मान लिया जाए कि ये चार्ज Q पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन यही होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन यही होगा। मान लीजिए कि ये चार्ज नेगेटिव है और ये आगे की तरफ भाग रहा है, ये आगे की तरफ भाग रहा है, तो जो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो पीछे की तरफ हो जाएगा, आई पीछे की तरफ, मतलब अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में। अगर करंट की बात करें तो दौड़ते हुए चार्ज को ही करंट कहते हैं। अगर चार्ज इस तरह से दौड़ जाए तो इसी को तो करंट कहेंगे, मतलब दौड़ता हुआ चार्ज अगर आपको कहीं दिखाई दे दे, अगर आपको कहीं पे दौड़ता हुआ चार्ज दिखाई दे दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है। तो यहाँ पे Q चार्ज अगर आगे की तरफ दौड़ रहा है, ये पॉजिटिव है इसलिए करंट का डायरेक्शन यही, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ दौड़ रहा है तो चार्ज नेगेटिव है जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। अब चार्ज कैरियर कौन कौन सा हो सकता है? चार्ज कैरियर, इसको लिख लिए, चार्ज कैरियर। चार्ज कौन कौन कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है? देखिए चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज को कौन कौन कैरी करके ले जा सकता है, चार्ज कैरियर। इधर लिख लेते हैं मटेरियल और इधर लिख लेते हैं चार्ज कैरियर, इधर लिख लेते हैं चार्ज कैरियर, ठीक है। कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज को कौन लेके जाता है? कंडक्टर में चार्ज को कौन लेके जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन लेके जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में चार्ज को लेके कौन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में कौन लेके जाता है? इंसुलेटर में कोई करंट होता ही नहीं है, इंसुलेटर में नो करंट, कोई करंट नहीं होता, कोई करंट नहीं होता इंसुलेटर में, कोई करंट नहीं होता, ठीक है। चलिए 3 नंबर में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन कौन लेके जा सकता है? इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये आगे पता चलेगा जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे कि होल्स क्या होता है। होल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन कौन लेके जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन कौन लेता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, सभी को लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए। एक लिखेंगे नोट, नेट चार्ज in a current carrying conductor, net charge in a current carrying conductor ठीक है, और in a current carrying carry double R in a current carrying conductor is zero. Net charge in a current carrying conductor is zero. So outside the conductor electric field will be zero. So outside the conductor electric field will be zero. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। समझिएगा, ये करंट कैरिंग वायर है, इससे करंट दौड़ रहा है, बेशक इससे करंट दौड़ रहा है, लेकिन अगर नेट चार्ज की बात करेंगे इसमें ज़ीरो होता है, नेट चार्ज होता है ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से इसके आउटर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी ज़ीरो होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी ज़ीरो होता है, इसमें जो क्यू नेट होता है वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होता है। बना लीजिए इसको। लिख लिया, चलिए मिटाते हैं। हेडिंग डालेंगे करंट ड्यू टू ए सर्कुलेटरी मोशन चार्ज। करंट ड्यू टू ए सर्कुलेटरी मोशन चार्ज मतलब एक चार्ज है जो किसी सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक चार्ज है, एक चार्ज है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में है, इसका रेडियस मान लीजिए r, इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये चार्ज जो है v वेलोसिटी से या v स्पीड से मूव कर रहा है। ये चार्ज q जो है, ये चार्ज q जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट चार्ज q is moving with uniform speed v, is moving with uniform speed v in a circular orbit, in a circular path of radius r, in a circular path of radius r, स्मॉल r है ना, रेडियस r। चलिए, तो टाइम कितना लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, तो टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इक्वस टू टाइम पीरियड t इक्वस टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर लगाने में टाइम इसको कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर का लंबाई 2 पाई r,
एक चक्कर का लंबाई यहाँ से पूरा का पूरा सर्कल 2πr डिवाइडेड बाई v, 2πr डिवाइडेड बाई v। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो क्या हो जाएगा v बाई 2πr, v बाई 2πr, 2π को इधर बुला लीजिए, 2π को यहाँ बुला लीजिए, तो 2πf इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π को इधर बुला लीजिए तो 2πf इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πf इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 2π को इधर बुला लेंगे तो 2πf इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर, और 2πf क्या होता है ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर, ठीक है, या v बराबर ओमेगा इंटू आर तो होता ही है, सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए तो अब इसका निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं, क्या लिखे एडिंग करंट, तो करंट आई इक्वल टू क्या होता है q बाई टी, आई इक्वल टू क्या होता है q बाई टी, q बाई टाइम पीरियड, या इसको q इंटू एफ भी लिख सकते हैं, या इसको q इंटू एफ भी लिख सकते हैं। तो जब आई इक्वल टू q इंटू एफ होगा तो q इंटू एफ कितना है, एफ देखिए ना v बाई 2πr है, तो v बाई 2πr, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा q v बाई 2πr, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा q v बाई 2πr, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा q v बाय 2πr। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया, चलिए हेडिंग डालेंगे करंट डेंसिटी, जी करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया टू द करंट, is equal to current density, is equal to the current density, is equal to the current density। समझिएगा यहाँ पे इस बात को ध्यान से, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया किसके परपेंडिकुलर, करंट के परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि ये वायर है, इस एरिया से ये एरिया ए है, और करंट इसमें से आई जा रहा है। आगे और भी है लेकिन आगे नहीं बनाए, आगे और भी है लेकिन आगे हम नहीं बनाए, ठीक है, आगे और भी है, आगे हमने नहीं बनाया, ठीक है। चलिए यहाँ से करंट आई जा रहा है पूरे एरिया से, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से, इस पूरे एरिया से करंट आई जा रहा है। और ये देखिए जैसे मान लिया जाए ये अपना कंडक्टर है, ये अपना कंडक्टर है, और करंट ऐसे घुस रहा है, ऐसे घुस रहा है, तो इस करंट के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला। अगर करंट ऐसे घुस रहा है, ऐसे घुस रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एरिया हो जाएगा, यही वाला तो हो जाएगा। तो ये एरिया लेना, समझ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर एरिया ए है, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई ए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इंटू ए। लेकिन क्या है, ए अपना एरिया वेक्टर है, ए अपना एरिया वेक्टर है। एरिया होता है, एरिया जो होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये वेक्टर है, ठीक है, और इधर स्केलर आना है, करंट तो स्केलर है, तो साथ में एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जब आई को लिखेंगे तो आई हो जाएगा जे डॉट ए, जे डॉट ए। जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए ना, आई क्या है, स्केलर है, ए क्या था यहाँ पे देखिए ना, ए ध्यान से, ए क्या है, वेक्टर है, एरिया वेक्टर है ये। तो जब ये एरिया वेक्टर है तो इसके बगल में एक वेक्टर का डॉट होगा तभी तो ये स्केलर बनेगा।
और नहीं अगर इसके बगल में स्केलर डाल देंगे तो ये तो वेक्टर बन जाएगा, जबकि करंट को स्केलर होना है, इसलिए जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा जे डॉट ए, या आई इक्वल टू हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि एरिया इस तरह से है, एरिया इस तरह से, ठीक है, और करंट सीधा है, करंट सीधा है और एरिया इस तरह से, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो इस दोनों के बीच का एंगल ये होगा थीटा, तो ये होगा जे ए कॉस थीटा, मतलब एरिया वेक्टर तो थीटा जो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट, ठीक है, थीटा जो है, थीटा जो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए ना, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, इधर है, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, इधर है, इधर है, ठीक है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, तो इस दोनों के बीच का एंगल जो थीटा होगा, या नहीं तो, या तो ये थीटा ले लीजिए, या नहीं तो इस एरिया का कंपोनेंट ले लीजिए आई के परपेंडिकुलर, क्योंकि डिफिनेशन में क्या था, परपेंडिकुलर एरिया टू द करंट, परपेंडिकुलर एरिया टू द करंट, तो या तो ये थीटा ले लीजिए, नहीं तो क्या करिए इसका कंपोनेंट तोड़ लीजिए, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट टूटेगा एक ऐसा, एक इसका ऐसे कंपोनेंट टूटेगा जो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट तोड़ लीजिए, तब भी ये वही होगा, तब भी ये कॉस थीटा ही आएगा, तब भी ये कॉस थीटा ही आएगा। आप देखें ध्यान से, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, फिर से ये थीटा, फिर से ये थीटा, तो इसका कंपोनेंट इस पर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे बात को? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ J is in the direction of current, is in the direction of current, is in the direction of current, मतलब J का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट का डायरेक्शन उधर है तो J का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, J का भी डायरेक्शन यही होगा, इसलिए तो J डॉट ए में देखिए ना, J डॉट ए में क्या हो गया, ये जो थीटा होता है J और A के बीच का, तो J का डायरेक्शन वही हो जाएगा जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, अगर J यूनिफॉर्म नहीं रहा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रहा, मान लिया J कि J आपका यूनिफॉर्म नहीं है, बेटा इधर, यदि J नॉन यूनिफॉर्म है, इफ J इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ J इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म रहा तो क्या करेंगे, ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन J डॉट डी ए, इंटीग्रेशन J डॉट डी ए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन J डॉट डी ए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन J डॉट डी ए। चलिए इसको लिख लीजिए, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ J होगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ J होगा, लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, through the cross section of a conductor, through the cross section of a conductor, through the cross section of a conductor, 3 into 10 की पावर 16 electron and 2 into 10 की पावर 16 protons
are flowing per second in opposite direction. Are passing per second in opposite direction. In opposite direction. Find the current. फाइंड द करंट। चलिए ट्राई करिए इसके ऊपर, 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए जल्दी से। पाँच 10 सेकेंड में ट्राई करिए। कर लिए? चलिए समझिएगा, क्वेश्चन मिटाते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बोला गया कि एक वायर है, इसका कोई क्रॉस सेक्शन पकड़ लीजिए, ये वाला क्रॉस सेक्शन पकड़ लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन से मान लेते हैं प्रोटॉन आगे की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जा रहा है। प्रोटॉन आगे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन जो करंट होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा भी करंट इधर और इसके द्वारा भी करंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये पीछे है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट इधर। तो जो करंट हो जाएगा वो दोनों को क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। करंट जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आई नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Q1/T प्लस Q2/T। Q1 क्या है, कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, अच्छा T तो सबका 1 सेकेंड है, कितने प्रोटॉन है, 2 × 10⁻16 पर सेकेंड, तो टाइम तो 1 हो गया, इंटू चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 10⁻19 प्लस Q2 3 × 10⁻16 इंटू चार्ज 1.6 × 10⁻19। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ Q2 जब इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव ले लीजिए, चार्ज नेगेटिव ले लीजिए। अरे नेगेटिव की वजह से ही तो डायरेक्शन इधर कंसीडर किए हैं, नेगेटिव की वजह से ही तो डायरेक्शन इधर कंसीडर किए हैं, और तभी तो डायरेक्शन इधर कंसीडर किया, तभी तो दोनों ऐड हो गया। नहीं समझ में आ रहा, तो नेगेटिव ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, नेगेटिव ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो ये देखिए ना, 10⁻16 × 10⁻19 कितना हो जाएगा, 10⁻−3। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10⁻−3। 10⁻−3 कॉमन ले लीजिएगा, अच्छा 1.6 भी कॉमन ले लीजिए, तो 1.6 × 10⁻, जब -3 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में बचेगा 2 + 3, ये 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो हो जाएगा आंसर 8 × 10⁻−3 एम्पियर। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको जल्दी से। डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, देखिए डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन इधर था, इसी के लिए इसके द्वारा जो करंट बना उस डायरेक्शन में बना, इसीलिए इसके द्वारा करंट जो बना इस डायरेक्शन में बना, तभी जाके I1 प्लस I2 कर पाए। I1 मान लीजिए Q1/T है प्लस Q2/T। Q1 क्या है, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन कितने थे, 2 × 10⁻16 पर सेकेंड, मतलब डिवाइडेड बाय 1 हो गया है, तो T तो 1 बन गया, टाइम तो 1 बन गया, क्योंकि ये जो है 2 × 10⁻16 पर सेकेंड इंटू प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 प्लस 3 × 10⁻16 पर सेकेंड, मतलब डिवाइडेड बाय 1 इंटू उसका चार्ज 1.6 × 10⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 8 × 10⁻−3 एम्पियर। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।